मूल अधिकार एक परिचय। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जामिनेशन में पॉलिटी से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। मूल अधिकार को हम लगभग 5 से 6 वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसलिए हम इसको बड़े आराम से और डिटेल में कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक इंट्रोडक्शन के तौर पर कर रहे हैं, जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुआ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन पॉलिटी में, और इंडियन सिटीजन्स भारत के लोगों के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक तरीके से सिर्फ ये एक परिचय वीडियो है। इसके बाद अगले वीडियोस में हम अलग अलग आर्टिकल्स और अनुच्छेद में कौन कौन से मूल अधिकार हमें प्रोवाइड किए गए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसकी बात करते हैं कि विकास और डेवलपमेंट, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, कि किस तरीके से दुनिया भर में स्टेट्स ने अपने सिटीजन्स के लिए किस तरीके के राइट्स की, अधिकारों की बात की गई। तो सबसे पहले 1215 की बात है कि जब ब्रिटेन में सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए गए, और मैग्ना कार्टा अधिकार संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। तो मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज था जिसमें सम्राट जॉन ने अपने सिटीजन्स, अपने देशवासियों के लिए बहुत सारे अधिकार लिखित तौर पर प्रोवाइड किए थे। तो ये एक पहला दस्तावेज है, पहला लिखित दस्तावेज है दुनिया में, जहां पर कोई भी शासक या जहां पर कोई भी स्टेट अपने सिटीजन्स, अपने जनता के लिए कोई भी राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद 1689 में ब्रिटेन में ही बिल ऑफ राइट्स नाम से नागरिकों के लिए कुछ और अधिकार सुनिश्चित किए गए। तो 1689 में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स नाम से एक डॉक्यूमेंट आया, जहां पर नागरिकों के लिए कुछ और अधिकार सुनिश्चित किए गए। फिर 1789 की बात है जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, और वहां पर एक डॉक्यूमेंट आया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रांस की जनता के लिए कुछ मूलभूत अधिकार सुनिश्चित किए गए। तो धीरे धीरे दुनिया भर में इन अधिकारों की बात छिड़ गई, और जहां जहां भी क्रांति हुई, जहां भी डेमोक्रेसी आई, जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, जहां भी रिवॉल्यूशन हुआ, वहां पर लोगों के लिए अधिकारों की बात हुई कि स्टेट में लोगों के पास भी कुछ अधिकार होने चाहिए जिन्हें स्टेट उनसे नहीं छीन सकता है। उसके बाद अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था। तो जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो अमेरिका की बात आती है, क्योंकि यूएसए में फंडामेंटल राइट्स काफी प्रचलित रहे हैं, और काफी उसके बाद जैसे कि हमारा भी देश है, तो फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए के ही कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेरित है। लेकिन यूएसए के जो मूल संविधान था, अमेरिका का जो मूल संविधान था, उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख नहीं था, फंडामेंटल राइट्स का कोई उल्लेख नहीं था। ये कब आया, 1791 में एक संविधान संशोधन हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें वहां पर बिल ऑफ राइट्स को जोड़ा गया और कुछ मूल अधिकार के प्रावधान किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया में कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। जब भारत की आजादी की लड़ाई हो रही थी, तो 1928 में एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आई, और उसमें मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव रखे गए। फिर 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक कराची में सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की, और वहां पर फंडामेंटल राइट संबंधित प्रस्ताव कुछ पारित किए गए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी आजादी की लड़ाई के दौरान ही फंडामेंटल राइट्स पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था, और इसका ही नतीजा था कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने फंडामेंटल राइट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी, भाग 3 के तौर पर। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की गई, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहा जाता है। तो यूएन ने
एक मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और जितने भी यूएन से जुड़े स्टेट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के स्टेट्स हैं, जो भी कंट्रीज हैं, उनके लिए एक प्रेरणा के तौर पर काम किया कि वो अपने सिटीजन्स को कम से कम ये ह्यूमन राइट्स तो प्रोवाइड करें। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में ज़्यादातर जितने भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो भी अधिकार हैं, ज़्यादातर हमारे संविधान में वो हमने लिए हैं। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस के रूप में पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फाइनल ड्राफ्ट के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 के बीच मूल अधिकार नाम से नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता सुनिश्चित किए गए। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाया तो उसके फाइनल ड्राफ्ट में भाग 3 बनाया, जिसमें अनुच्छेद 12 से 15 लिए गए और उसको मूल अधिकार नाम से उस भाग को बनाया। और उसमें क्या किया गया, उसमें बहुत सारे अधिकार 12 से 15 के बीच दिए गए, और इसी के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार और स्वतंत्रताएं सुनिश्चित की। और जो ये मूल अधिकार है, इनके अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। जैसे हमारे भारत में मूल अधिकार नाम से यूनाइटेड नेशंस में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से है। फ्रांस और यूएसए में इन्हें प्राकृतिक अधिकार यानी नेचुरल राइट्स और अप्रतिदेय अधिकार यानी इनएलिएनेबल राइट्स नाम से भी जाना जाता है। और भी कई नाम हैं जैसे बेसिक राइट्स, मूलभूत अधिकार, ये सब भी आमतौर पर प्रचलन में है। लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज में क्या नाम है उसकी बात की जा रही है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मूल अधिकार। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15 तक है ये, और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1215 में एक लिखित दस्तावेज था जिसमें ब्रिटेन के शासक ने अपने लोगों के लिए अधिकार सुनिश्चित किए गए थे, तो इसलिए हमारे भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब मूल अधिकार ये किस लिए जरूरी है? ये राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को स्थापित करने के लिए, यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए, जो राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श हैं, किस तरीके का हमारा लोकतंत्र होना चाहिए और क्या उसमें लोगों के पास अधिकार होने चाहिए, तो उस लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को स्थापित करने के लिए ये पार्ट है। राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी सुरक्षित करते हैं। जो राज्य के कठोर नियम है, राज्य जो स्टेट है उसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, लेकिन ये मूल अधिकार राज्य के ऊपर कुछ अंकुश लगाते हैं कि वो नागरिकों की जो आजादी है वो उनसे छीन ना सके। हमने स्टेट को अपनी आजादी दी है कि स्टेट हम पर जो चाहे कर सकता है, लेकिन उस असीमित शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए ही इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे संविधान में उल्लेखित किया गया है। और ये किस लिए उल्लेखित किया गया है? क्योंकि सरकार को हमने अपनी आजादी तो दी है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स, कुछ आजादी हमारे पास होनी चाहिए जो कि हमारे संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है। तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ही भाग 3 में इन अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और बहुत सारे इनमें जो अधिकार है वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। क्यों नकारात्मक प्रकृति के हैं? क्योंकि ये राज्य पर नकारात्मक प्रतिबंध लगाते हैं कि राज्य ये नहीं कर सकता है नागरिकों के ऊपर, राज्य कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, राज्य जैसे कि एक है आर्टिकल 19 जिसमें हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का अधिकार है, तो राज्य हम पर ये नहीं थोप सकता है कि हम अपनी बात नहीं रखें। तो एक तरीके से ये राज्य पर अंकुश है कि हमें अपनी बात रखने का अधिकार जो है वो हमसे वो छीन ना सके। अब उसके बाद व्यक्ति के अधिकारों के साथ ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश, तो कुल मिला के ये राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाता है। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, ना कि व्यक्तियों की। अब इन्हें मूल अधिकार नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये व्यक्ति के संपूर्ण विकास,
भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति का जो विकास है वो स्वतंत्रता में ही हो सकता है। जब उसके पास अधिकार हो, जब अगर किसी भी प्रकार से दमन होता है किसी भी अधिकारों का, तो सारे संपूर्ण विकास जो है भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये किसी भी इंडिविजुअल का नहीं हो सकता है। इसीलिए ये मूल अधिकार बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक ह्यूमन, एक इंसान पूरी तरीके से विकसित होता है इन अधिकारों की छत्र छाया में। अब इन्हें संविधान द्वारा सुरक्षा और गारंटी प्रदान की गई है, और इसीलिए ये इतने इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इन्हें पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमें डायरेक्टली संविधान द्वारा गारंटीड राइट्स हैं। मूल अधिकार से संविधान ने मूल रूप से संविधान ने 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर हमें 7 मूल अधिकार, 7 प्रकार के मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। जैसे समता का अधिकार है 14 से 18 आर्टिकल्स के बीच, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 आर्टिकल्स के बीच, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 आर्टिकल के बीच, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है 25 से 28 के बीच, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है 29 से 30 के बीच, संपत्ति का अधिकार है 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32। तो ये 7 प्रकार के अधिकार हैं। और संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया है। और ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि ये हटा दिया गया है, लेकिन ये हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, और इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये अब कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, अब फंडामेंटल राइट नहीं है, ये एक नॉर्मल राइट है, आउटसाइड फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट के अंतर नहीं है। अब सिर्फ 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट हैं। संपत्ति का अधिकार अब कोई मूल अधिकार नहीं है। तो हम इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, इसके साथ साथ हम बहुत सारी क्विजेस भी देते हैं। हर वीडियो से रिलेटेड आपके पास एक प्रैक्टिस क्विज है, जिसे आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। कोई भी वीडियो होगा उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक लिंक दिया होगा जो कि वेबसाइट में डायरेक्ट होगा, जहां पर आप जाएंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तभी तो आप पता लगा पाएंगे कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा, या किसी भी वीडियो जो हमारे चैनल में आ रहे हैं कितना सीखा। इसके अलावा आप हमारा कम्युनिटी जो टैब है उसको विजिट करते रहिए चैनल का, क्योंकि वहां पर हम अपने वेबसाइट में जो बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम प्रोवाइड करते हैं उसे आप वहां से पा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आप वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है हमारे जो मूल अधिकार हैं। तो जब भारत में जो मूल अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं तो कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी व्यक्ति हो, तो कुछ हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जैसे आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, और कुछ सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जैसे कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। ये सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो। इनके बारे में हम आगे डिटेल में कवर करेंगे जब हम नेक्स्ट इसको डिटेल में अगले वीडियोस जो आपके पास आएंगे उसमें सारे आर्टिकल्स बहुत ही डिटेल में कवर होंगे। तो अगले 4-5 वीडियो का ये सीरीज होगा, और इसको आपने देख लिया तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आप कोई भी सवाल, मुझे नहीं लगता आप किसी भी एग्जाम में गलत कर पाएंगे। तो बस धैर्य रखिएगा, आगे वीडियोस 4-5-6 वीडियोस में ये पूरा कवर हो जाएगा। तो ये असीमित नहीं है, राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। तो फंडामेंटल राइट्स असीमित नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप कोई जो अधिकार मिले इन पे कोई सीमा नहीं है। जैसे कि आर्टिकल 19 है एक, जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। तो कई बार ऐसा होता है कि राज्य उन पर प्रतिबंध लगाता है कि कोई कुछ बात बोल रहा है जो राज्य नहीं चाहता है कि इस तरह की बात बोली जाए, तो उन पर प्रतिबंध लगता है। तो
इस बात का कौन डिसाइड करेगा कि ये जो प्रतिबंध है वो युक्ति युक्त यानी कि सही है कि नहीं, इस तो जो कारण उचित है कि नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है। कि आर्टिकल 19 पर अगर कोई प्रतिबंध लगा है तो वो स्टेट या राज्य ने सही तरीके से लगाया है कि नहीं, ये इसका निर्णय कौन करेगा, अदालत करेगी। तो ये अब अगली बात करते हैं, ये न्यायोचित जस्टिसिएबल वाद योग्य न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। सबका मतलब एक ही है, ये जस्टिसिएबल है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इनका उल्लेख होने से कुछ नहीं हो जाता है। अगर इनका उल्लंघन होने के बाद ग्रीवियंस के लिए कोई मैकेनिज्म ना हो कि हम इसका उल्लंघन होने के बाद इसको फिर से लागू करा सके अपने लिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है फंडामेंटल राइट्स का। इसीलिए ये जस्टिशिएबल है, इसको हम डायरेक्ट इनका उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट इनको लागू करा सकते हैं। और ये लागू कराने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 32 है। और इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किस लिए कहा है? क्योंकि इस अधिकार के होने के बगैर बाकी सारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना इनमें संशोधन हो सकता है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, कभी ऐसा हो सकता है कि राज्य अपनी शक्ति का उपयोग करके संविधान में संशोधन कर दे और हमारे जो अधिकार हैं उनको हटा दे। तो उसका क्या प्रबंध है? ये संविधान 1947 के बाद ये एक प्रश्न काफी बड़ा था और 1972 में इसका सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि भारत के राज्य यानी कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के किसी भी भाग पर वो अमेंडमेंट यानी संशोधन कर सकता है। लेकिन मूल ढांचा, एक मूल ढांचा है जो संविधान का है, उसमें परिवर्तन किए बिना, और इस बात का जजमेंट कौन करेगा कि मूल ढांचे में परिवर्तन, वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो कोई भी संशोधन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात जा सकती है कि क्या इस संशोधन के द्वारा मूल ढांचे में परिवर्तन हुआ है या नहीं। अब किन परिस्थितियों में ये सीमित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं? पहले तो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 और 21 को छोड़कर, दो आर्टिकल्स हैं 22 और 21, इनको छोड़कर नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 है, अगर वो लागू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश द्वारा फंडामेंटल राइट्स को निलंबित करता है। पर फिर भी अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो दो आर्टिकल्स जो निलंबित नहीं होते हैं वो कौन से हैं? आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हाल में ये निलंबित नहीं होते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब अनुच्छेद 33 में आर्म्ड फोर्सेस के संदर्भ में संसद विधि बनाकर फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है। तो आर्टिकल 33 है जिसमें आर्म्ड फोर्सेस है उनके संदर्भ में जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाकर फंडामेंटल राइट्स को सीमित कर सकता है। अब नेक्स्ट है कि ऐसे इलाकों में भी इन्हें सीमित किया जा सकता है जहां फौजी कानून यानी कि कोर्ट मार्शल सैन्य शासन लागू हो। तो आर्टिकल 34 में यह बताया गया कि अगर कोर्ट मार्शल कहीं पर लागू है तो वहां पर भी इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को। अनुच्छेद 35 में हमारे मौलिक अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है कि फंडामेंटल राइट जो हमारे मूल अधिकार है उन्हें प्रभावी बनाने के लिए अगर कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन बनाएगा? ये संसद बनाएगा। और जैसे कि एक हमारा बना है राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये संसद की इस शक्ति के द्वारा ही बनाया गया है, क्योंकि इस राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद ही हमारा जो आर्टिकल 21 है राइट टू एजुकेशन वो प्रभावी ढंग से लागू हो सकता है। अब नेक्स्ट है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें कि आप अपने मूल अधिकार का त्याग कर दें, जिसे वेवर शब्द भी बोला जाता है, WAIVER, तो कोई भी अपने मूल अधिकार का वेवर या त्याग नहीं कर सकता। ये कहाँ बताया गया है? ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, बशेश्वर नाथ का मामला था,
जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का त्याग नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के हित के लिए संविधान में शामिल किए गए हैं। इसलिए सिर्फ ये आपका अधिकार नहीं है। आप अगर फंडामेंटल राइट्स आपके पास हैं तो ये पूरा सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने इंट्रोडक्शन में ये पूरा देखा है, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो ये पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना सिर्फ एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके एग्जामिनेशन में आएगा, बल्कि एज ए इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होने के नाते भी पूरे संविधान में अगर कोई एक पार्ट है जो हर एक सिटीजन को पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट है। क्योंकि इसके अलावा जो पार्ट है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, लेकिन ये जो पार्ट है वो आपके पर्सनल हित के लिए है, कि आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स क्या हैं। तो ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे कि आर्टिकल 14 क्या है, 15 क्या है, 16, 18, 19, तो सारे जितने आर्टिकल्स है कवर करेंगे। तो बस आप धैर्य रख के इंतजार करिएगा। तब तक के लिए आप हमारी प्रैक्टिस क्विजेस को लगा सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट, विल मीट नेक्स्ट टाइम।